आग थी अंदर अंदर, जो आक्रोश, हाँ, ओमपुरी के आक्रोश वाली जो आग आक्रोश। थी, वो चीख अभी तक निकल नहीं पाई, वो अभी भी अंदर है। और नसीर भाई के सामने एक्टिंग करने में सबसे बड़ा मेरा था कि आज खुल के सामने आ जाएगा कि हम जो करते हैं वो एक्टिंग है या नहीं। फिल्मों में तो आदमी की हाँ। कला कभी निकल के बहुत कम आ पाती, बहुत कम ही चीज़ें हैं जो निकल हाँ। पाती हैं। जो पुराने नाटक हैं हम्म। उससे कोई नहीं हटना चाहता, वो पहचान बनाना चाहते हैं कि साहब मैंने तुगलक किया। हम क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, गए। इंटर हुए, नौकरी की, पेंशन मिली, फिर मर गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। आज हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान, सिनेमा और रंगमंच की एक बड़ी शख्सियत जिया अहमद खान साहब। हम उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत तमाम पहलुओं पर होगी। उनको आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में, रेड में, सुपर 30, आर्टिकल 15 और रंगमंच का एक बहुत ऐसा काम जो उन्होंने बड़ी खामोशी से किया और हिंदी रंगमंच में एक मकाम बनाया। इन सब बातों की पर आएंगे, फिल्मों की भी बात करेंगे, रंगमंच के लिए उनके काम की बात करेंगे। लेकिन जिया साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, कैसे शुरू हुआ, आई, फिर हम आपके अभिनय और कला वाले हिस्से पर आएंगे कि आपकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कैसा, किस तरह से। सबसे पहले तो आपके माध्यम से, आपके चैनल बोले भारत के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। और जहाँ तक शुरुआती दौर की बात है तो मेरा जन्म जौनपुर में हुआ था जी। और मैंने 9th क्लास तक जौनपुर में पढ़ाई की। उसके बाद मैं यहाँ लखनऊ आ गया, क्योंकि मैं अपने मदर फादर का अकेला था और मदर की डेथ मेरी बहुत अर्ली हो गई थी। जब मैं पैदा हुआ उसी वक्त हो गया था। तो ऐसे में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो फादर मुझे यहाँ ले आए कि जब मैं अपने पैरों पे थोड़ा खड़ा हो गया। लेकिन 1.5 साल ही साथ रहा, फिर फादर की डेथ हो गई। तो मैं बिल्कुल अकेला था, न माँ न बाप, न भाई न बहन। तो कैसे आपकी परवरिश कैसे, मतलब जी, तो बहुत परवरिश क्या, तब मैं 17 साल का था। वयस्क होने में 1 साल बचे थे सरकारी रूप से, और इंटरमीडिएट कर रहा था। तो फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद फिर 18 साल का हो गया तो मुझे नौकरी फादर की जगह पे मिल गई। तो बस वहाँ से मैं, बड़ा तो आदमी उसी दिन हो जाता है जिस दिन उसके माँ बाप नहीं होते हैं। हाँ, बड़ा आदमी उसी दिन हो जाता तो है। और हाँ, आपने इतनी कम उम्र में नौकरी भी ज्वाइन कर ली। तो वो जिम्मेदारी का एहसास तो हो गया था कि अब जो कुछ करना है सब मुझे ही करना है। अब कोई मुझे उठाएगा नहीं, सुबह मुझे खुद ही उठना खुद होगा। ही उठना है। तो मतलब लखनऊ में जब आप आए और आपके वालिद साहब नहीं रहे, उसके बाद मतलब अकेले ही ज़िंदगी थी आपकी जी जी, पारिवारिक तौर हाँ पर। हाँ, अकेली जिंदगी और थी। सचिवालय में नौकरी शुरू हो चुकी थी इस वक्त। हाँ, क्या उम्र रही होगी आपकी? 18 साल की उम्र थी मेरी। 18 साल जी, की मैंने उम्र में 42 साल नौकरी की। 18 साल की 18 साल की उम्र में आप सचिवालय जाना शुरू कर चुके थे। 1981 में गया था। तो अब आते हैं जिसके लिए आपको दुनिया जानती है, जिस उस पर, कि वो अकबर इलाहाबादी का वही जो शेर बड़ा मशहूर है, बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि बीए किया, पेंशन ली, तो वो शेर भी मर गए। मेरी ज़िंदगी में बड़ा उसका महत्व है। महत्व है आपकी ज़िंदगी में, तो उसका ज़रा जिक्र कीजिएगा। आपके वो हुआ यूँ कि जैसा मैंने आपसे बताया कि मैंने बहुत कम उम्र में ही नौकरी शुरू कर दी हाँ, थी। वही। तो उस उम्र में ऑफिस जाना, पहला दिन जो ऑफिस का था वो तो समझ ही नहीं आया था कि कौन सा गेट सबसे पहले दिखाई पड़े जिससे मैं बाहर निकलूँ। सही बात, 18 साल की उम्र और हाँ। इतना बड़ा तो जटिल हाँ, सचिवालय। और फिर मैं डिफरेंट एज के लोगों को भी देखता रहा, और उसमें अपने आप को देखता रहा कि आज मैं यहाँ आया हूँ, कल को मैं इनकी उम्र का हो जाऊँगा, फिर इनकी उम्र का हो जाऊँगा। उसी में वो भी लोग हमको देखते रहे जो रिटायर होके जा रहे हैं। तो मुझे मेरे सामने एक फास्ट फॉरवर्ड में वो सारी चीज़ें, अपना भविष्य दिखाई पड़ने लगा कि ये होने वाला है और यही होगा, ये चक्र है मेरा। 18 से 60 तक लोग ऐसे तो उस दौर में इत्तेफाक ये है कि अकबर इलाहाबादी का एक शेर मुझे बार बार पिंच करता था। उसको पढ़ के आप अपने अभिनय भी थोड़ा सा, जो यहाँ जितनी भी गुंजाइश हो। जी, उसमें ये था कि हम क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, इंटर हुए, नौकरी की, पेंशन मिली, फिर मर गए। तो हमें लगा कि यार ये कार्य नुमाया होना चाहिए, कोई ऐसा काम हो जो नुमाया हो। ये सचिवालय, ये तो पूरी तौर से मतलब एक रूटीन लाइफ हो गई। सचिवालय की नौकरी तो वही हाँ, नीचे वाला, घर से घाट दूसरे वाला का है। जो दूसरा हिस्सा है वही है।
तो फिर वो कार्य नुमाया में तलाशता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि क्या करेंगे। 18 साल की उम्र में आदमी को अपनी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं मालूम होता है। तो एक धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी थे सचिवालय में, उन्होंने मुझसे यूँ ही एक दिन कहा कि नाटक करोगे? तो बिना सोचे हुए कि नाटक क्या होता है, मैंने हाँ करी। हमने हाँ करेंगे। अच्छा, हाँ, मैंने तो हाँ थिएटर का कोई अनुभव, कोई अनुभव नहीं, जानकारी, कुछ भी नहीं, ABCD नहीं मालूम था। तो फिर दारुशफ़ा में एक किसी MLA का वो था गैरेज। तो जो पहले दिन हम गए तो गैरेज का शटर उठाया गया। हमने यहाँ क्या नाटक होता है, गैरेज का शटर उठा के वहाँ पे रिहर्सल प्लेस जब बड़े हुए आज तक समझ में आ गया, रिहर्सल प्लेस एक नाटककार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कहाँ ढूंढते फिरते हैं, जहाँ मिल जाती बड़ी, जो भी मिल गई उसमें रिहर्सल कर लेते हैं। तो शुरुआत उस गैरेज से हुई थी रिहर्सल की। ये किस साल? कुछ ये है याद? सन 1981 की बात। नाटक का नाम था दिव्य चक्षु, मुझे आज भी याद है उसका। दिव्य चक्षु। हाँ, पहला नाटक क्यों नहीं याद होगा। क्या बात तो है। वो शेर शूलपाणी जी उसके लेखक थे, और एक कोई तिवारी जी थे, वो उत्तराखंड के थे, वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे। और नाटक जो था वो थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बैकग्राउंड के डायलॉग वगैरह उसमें सब थे। तो जब उन्होंने मुझे पढ़ाया तो एक प्रधान जी के लठैत का रोल था, तब पर्सनालिटी अच्छी थी तो लठैत के रोल मिल सकते थे। और जाहिर है कि जब आप शुरू में जा रहे हैं तो या तो आप महाराज की जय हो या भाला पकड़ के खड़े रहिए, तो उसी में था। इसमें एक ही डायलॉग था सिर्फ। तो तब महत्वाकांक्षा भी नहीं थी कि हमको कोई बड़ा रोल मिलेगा, और ये भी नहीं मालूम था कि छोटा रोल है बड़ा रोल है क्या है, बस वो मिल गया तो ठीक है। तो पहले दिन हमने किया तो उन्होंने कहा ठीक है कल से आइए रिहर्सल। तो अब हमने रिहर्सल जाना शुरू किया, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि यार ये जो बता रहे हैं, अच्छा चूँकि वो उत्तरांचल के थे और ये भाषा जो थी ये पूर्व की थी, तो मुझे वो थोड़ा सा अटपटा लगता था। वो जो बताते थे उनसे कहते नहीं ये तो ऐसे बोला जाएगा, ये ऐसे बोला जाता है, क्योंकि हाँ, उत्तरांचल के आदमी के लिए पूरब की भाषा, क्योंकि ऐसे बोला जाता है इसलिए ऐसे बोला जाएगा। तो उन्होंने 4-5 दिन बाद जो है वो मुझे उनका कि आप नहीं करेंगे नाटक, अच्छा आपसे नहीं हो पाएगा। हमने ठीक है। फिर हम ऑफिस में आए तो जब निकलने लगे शाम को तो धीरेन्द्र जी कह रहे तुम रिहर्सल नहीं की? हमने उन्होंने हटा दिया मुझे। उनकी कैसी हिम्मत है, हटा क्यों दिया? उस दिन तुम कर रहे थे बहुत बढ़िया कर रहे थे। तो हमने वही हम कर रहे थे जो हम कर रहे थे कि चलो हम चलते हैं। अच्छा चूँकि वो संस्था उन्हीं की थी तो वो फिर आया, उनका देखिए आप रहें चाहे ना रहें लेकिन ये नाटक करेंगे, क्योंकि ये जो है सबसे सही यही कर ही रहे हैं। तो मुझे याद है उस ज़माने में ये होता था कि नाटक की समीक्षा आती थी अखबारों में। हाँ, रिव्यूज़ आते थे। अब तो सिर्फ न्यूज़ आती है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। नहीं, अफसोस की हो नहीं, सकता है कि सही कह रहे हैं। हो सकता है कि अखबारों की भी अपनी मजबूरी हो कि शाम को उनको सब कुछ, अखबारों की मजबूरी जिया साहब यही है कि चूंकि आर्ट और कल्चर के लिए जो स्पेस घसा है तो नाटक के लिए भी घट गया है। खैर हम अपनी बात पे आते हैं। तो दूसरे दिन जो रिव्यूज़ छपे उस नाटक के, तो उसका मुझे याद है कि नाटक का नाम लिखा था कि लचर प्रस्तुति। उसमें शुरुआत हुई थी बकौल निर्देशक हमने ये नाटक 10 दिन में तैयार किया। तो क्या किसी डॉक्टर ने 10 दिन में तैयार करने के लिए बताया था? और उसके बाद उसने सारे कैरेक्टर्स को बाय नेम की, इन्होंने जो थे ये औसत से भी नीचे पहले ऐसे रिव्यू होते थे। हाँ, पहले पूरा होता था। फिर उसमें क्या चतुरानंद के रूप में ज़िया अहमद खान ठीक रहे। तो हमें लगा यार इसका मतलब ये सिर्फ हमारी अप्रोच सही थी। मतलब एक फ्लॉप नाटक में भी आप हाँ, जो है वो तो अप्रिशिएट किया गया। हाँ, वो मुझे उसका खुशी नहीं थी कि मैं अप्रिशिएट किया गया, मुझे इस बात की खुशी थी कि हमारी अप्रोच एक्टिंग की सही है। इसका मतलब कि हम जो समझ रहे थे ये वो चीज़ जो है वो सही है। फिर वहाँ से हम शुरू हो गए और फिर जहाँ जहाँ उस ज़माने में तो अलग लखनऊ के रंगमंच में रम गए। इस पे लौटेंगे हम लोग फिर इस पर। अब थोड़ा सा आते हैं फिर कैसे सेलुलाइट पे कैसे आ गए। आपका पुराना समय था इसलिए सेलुलाइट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैमरे के सामने कैसे आ गए और कैसे मौका मिला कैमरे में आने का? देखिए अगर मैं सही हूँ तो शायद वो कविता चौधरी वाला जो सीरियल है उड़ान, वो आपका पहला तरह का टेलीविजन पहला था जिसमें मैंने कैमरा फेस किया फर्स्ट टाइम। हुआ ये था कि लखनऊ में तो दूर दूर तक इसका कोई इम्कान नहीं था कि कोई फिल्म आएगी या कोई सीरियल शूट होगा। रह दे के एक हमारा ये दूरदर्शन हुआ करता था। दूरदर्शन में भी
अच्छे काम होता था। उस ज़माने में दूरदर्शन में नाटक भी बनते थे। लखनऊ दूरदर्शन पहला है जिसने एक सीरियल बनाया था। पहला सीरियल लखनऊ दूरदर्शन का ही था, बीवी नातियों वाली, और बहुत ही क्लासिकल सीरियल था वो। अच्छा। हाँ, लेकिन अब दौर ख़त्म हो गया धीमे धीमे तब करके। तो वो रीजनल सेंटर्स अच्छा काम करते बहुत थे, अच्छा काम करते थे। बंधु जी नानू जी नाम की एक पूरी सीरीज कॉमेडी की चलती थी इनकी। वो स्वर्णिम युग था लखनऊ दूरदर्शन का। तो कभी कभी जो था ये था कि दूरदर्शन में काम करेंगे, मतलब कैमरे के नाम पे सिर्फ दूरदर्शन ही दिखाई पड़ता था। इसके अलावा वो भी लखनऊ दूरदर्शन, 5 मीराबाई मार्ग, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये एड्रेस था लखनऊ दूरदर्शन का, ये एड्रेस था। हाँ। तो हम उस ज़माने में रिहर्सल कर रहे थे, हाई कोर्ट में करते थे, अनुभव संस्था थी उसमें, उसके साथ नाटक करते थे। तो वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उनके जानने वाले उस सीरियल के एडिटर थे। फिर सीरियल एडिट करना था उनको, तो उनके थ्रू उन्होंने उनसे कहा कि भाई कुछ लोग हमको चाहिए वहाँ पे, हमारी टीम जा रही है वहाँ कविता चौधरी की शूट करने, तो कुछ लोग चाहिए। तो चूँकि हम लोग उनके साथ में थे, तो उन्होंने पहली मर्तबा एक तरह का ऑडिशन फेस किया मैंने। और वो ऑडिशन ये था कि वो सिर्फ उनको लुक चाहिए था। उन्होंने देखा, कविता चौधरी थी, उनके भाई थे कपिल चौधरी, उन्होंने देखा ठीक है ये भी ठीक है, आप थोड़ा सा एजड लग रहे हैं। तो करके जो जो ठीक थे उन्होंने किनारे कर दिया हम लोग को, और उसके बाद हम लोगों ने उसमें काम किया। तो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करना, वो भी बाबा आजमी जैसे कैमरामैन के सामने, तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया कि क्या फ्रेम होता है। अच्छा, हम लोग थिएटर के लोग थे, हमको फ्रेम रेम से बनने का कोई वही था। पूरा स्टेज हमारा होता था, थिएटर की जहाँ तक लाइट है वहाँ तक की प्रेजेंस अलग होती है, हाँ, और स्क्रीन की प्रेजेंस अलग होती है। लेकिन चूँकि दूरदर्शन का मीडिया जो होता है थोड़ा सा कम होता है। वहाँ दूरदर्शन और फिल्म और इसमें थिएटर में एक जो कॉमन चीज़ है, थिएटर में हम जितने बड़े हैं उतने बड़े दिखते हैं, टीवी में हम जितने बड़े हैं उससे छोटे दिखते हैं, फिल्म में हम जितने बड़े हैं उससे बड़े दिखते हैं। बड़ी अच्छी बात कही। तो ये चीज़ को नहीं मालूम था ये सब। तो बहुत वो होता था कि अरे आपका हाथ किधर चला गया, फ्रेम में नहीं है। तब समझ में आया कि तो फ्रेम में भी होना पड़ता है। हम लोग तो मतलब एक्सटेम्पोर एक्टिंग करने वाले लोग थे कि दौड़ना है तो दौड़ते जा रहे हैं, ये भी नहीं मालूम है कैमरा है कि नहीं है, बस दौड़ रहे हैं। पूरा मंच अपना है। हाँ, बस कह दिया कि दौड़ना है। तो अच्छा लगा वो करके। नहीं, उड़ान के बाद तो बड़ा लोकप्रिय भी रहा था, तो लोग फिर पहचानने लगे होंगे। तब आपको कुछ एहसास हुआ होगा कि अब कार्य नुमाया हो गया है? नहीं, पहचानने में इतना नहीं था, बस ये था कि लोगों को बताया था कि भाई आएगा। हाँ, वही तो लोगों ने पहचाना। तो वही तरीका ही होता फिर है। वो सचिवालय में भी धीमे धीमे लोगों ने जो है एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ हम एक्टिंग करते हैं। तो अब तक तो ये लगा रहा होगा कि यार मैं तो इसके लिए बना हुआ आदमी हूँ। हाँ, ये तो हो गया था कि अब मेरा जो है वो एक्टिंग ही मेरा वो है। दो ही शौक थे मेरे, एक तो ये एक्टिंग था और दूसरा हॉकी था। तो मैं दोनों को बराबर से लेके। हॉकी वाले सवाल पर मैं आने वाला था। मुझे पता है कि हॉकी का आपको शौक था। हॉकी वाले सवाल पर आएंगे, लेकिन अब आपकी उड़ान तक आते आते अब आपकी जिंदगी मतलब मैं जैसे समझ रहा हूँ वो तो शेर को खून लग गया, उसके कैमरा देख लिया कि कार्य नुमाया हो गया। कुछ नुमाया होगा, कुछ नुमाया लोगों ने देखा, नुमाया तो हो गया। और अब आप सचिवालय की एक दिनचर्या थी, वही वो तो भाई 9 to 5 जॉब है जैसी भी है। और फिर रंगमंच में आपने कुछ सोचा कि अब अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट किए जाए। फिर हमने सिनेमा में जाया जाए, क्योंकि कैमरा का भी अनुभव आपको हो चुका था। अनुराग ये हुआ ये कि हमने जो दूसरी संस्थाओं के साथ करते थे नाटक, तो फिर हमको एक तो स्क्रिप्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, और हमारी जो अप्रोच थी एक्टिंग की वो रियलिस्टिक थी कि बहुत ही स्वाभाविक चीज़ें होनी चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं होनी चाहिए। जैसा हम यहाँ 2 मिनट आपको रोकता हूँ। कोई इसके बाद भी किसी किस्म का ट्रेनिंग प्रशिक्षण जैसा कुछ आपने नहीं सोचा भी नहीं कि? नहीं सोचा। प्रॉस्पेक्टस लाए थे एनएसडी का, लेकिन नौकरी बीच में आ गई। लाए थे, हमारे पास रखा हुआ था, मंडी हाउस गए थे। वहाँ काम करते वक्त कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि होता तो बेहतर होता? या नहीं, आज भी नहीं महसूस होती। फिर आप अपनी बात पे क्योंकि हम हमारा एनएसडी जो है वो नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा है। तो मैं भी एनएसडी का हूँ, नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा है, और वहाँ से हम सीख रहे हैं, और मुझे खुशी है कि इसमें हम हमेशा सीखते ही रहेंगे। कभी कोई डिग्री उग्री मिलने वाली नहीं है, ना होती है। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आज ये पॉडकास्ट आपके साथ कर रहे हैं, ये भी एक हमारे लिए एक
शिक्षा ही है कि फिर हमको आप सीखना। थिएटर में आ गए, आपने कहा कि हाँ, कुछ वहाँ। तो फिर हमने हमारे एक दोस्त हैं शिशिर सिंह, हम्म, शिशिर बहुत अच्छे राइटर हैं, हम्म, वो लिखते थे और हम दोनों के अंदर जो है दोनों ही तड़प थी। हम्म, वो दूरदर्शन में थे, उनके अंदर तड़प थी कुछ करने की, क्योंकि वहाँ पे तब वो दौर आ गया था, कुछ हो नहीं रहा था। ये किस सन की बात होगी? ये 90s में हम आ चुके हैं। 90s में आ चुके हाँ। थे, हाँ, तब दूरदर्शन। तो फिर हम दोनों ने मिल के पहला प्ले डायरेक्ट किया विजय तेंदुलकर का अंजी, हम्म, और फिर उस नाटक से हम लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। नहीं, अब ये कॉन्फिडेंस मतलब इस लेवल तक आ गया था हाँ, कि आप एक्टर के तौर पर गए थे हाँ, और आपने डायरेक्शन में हाथ आजमा लिया। हाँ, डायरेक्शन, क्योंकि वो और वो भी सेटिस्फेक्शन विजय नहीं तेंदुलकर। नहीं मिल रहा था। विजय तेंदुलकर हाँ, के वो भी नाटक के वो बाद। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो आज तक हमारे अलावा, हम लोगों के अलावा किसी ने किया नहीं लखनऊ में। अच्छा। एक मरतबा दिल्ली में हुई थी, हम्म, राजेंद्र नाथ जी ने किया था, हम्म, और एक मरतबा बॉम्बे में हुई थी, एक संस्था है अंक, उसने किया था। हम्म, उसके अलावा अंजी सिर्फ हम लोग करते हैं। हम्म, तो आज भी जब कभी अपने आप को चेक करना होता है तो हम अंजी एक मरतबा फिर से कर लेते हैं कि देखें हम कहाँ हैं। ऐसा तो नहीं कुछ ग्राफ नीचे जा रहा हो। फिर शिशिर के लिखे हुए नाटक और भी दूसरों के नाटक, फिर हमने बाकी सारी संस्थाओं से नमस्ते कर लिया और हम अपने हिसाब से अपने तरह के नाटक करने लगे। एक तरह से हमारी जो शैली थी, हम उस शैली पे आगे बढ़ने लगे, यथार्थवादी नाटक। और आज का दौर ये आया कि आज एक्टिंग यथार्थवादी ही चल रही है। अभिनय के लिए कहा जाता है आज के दौर में कि फारसी थिएटर वाला दौर चला हाँ, गया, अब नेचुरल होनी चाहिए एक्टिंग। अब ये है कि एक्टिंग वो है जो एक्टिंग दिखाई ना पड़े। तो आपने अपना ग्रुप बना लिया। हाँ, ग्रुप चंद साथियों का एक साथ हो जाना ही एक ग्रुप चंद होता है। साथियों का कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका रजिस्टर्ड चिट फंड सोसाइटी से कोई संस्था रजिस्टर्ड कराई रजिस्टर्ड जाए। कराई जाए। वो ग्रुप अच्छा होता है जो वो चंद ग्रुप- साथी मिल जाते हैं, हाँ। एक तरह के लोग। तो वो हमको मिलते गए और काफ़ी लोग सीखते गए, आगे निकलते गए, तो और उसके बाद विजय- नए आते गए। और आज विजय- भी चल रहा है। अभी मैं 4 दिन पहले मैंने एक प्ले किया है शताब्दी में, ये कन्वेंशन सेंटर में किया है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के लिए किया है मैंने। अच्छा। तो वहाँ के उसमें 4 डॉक्टर थे और 2 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर एक्टिंग कर रहे थे। तो वो एक अलग चैलेंज होता है कि हाँ। बिल्कुल किसी को जो कि इस फील्ड के हैं ही नहीं, उनको एक बहुत कम अवधि में 10 दिन में के अंदर उनको मंच एक्टर पर- भी बनाना है मंच पर उतार और देना है। मंच पे जो कैरेक्टर दिया गया है वो कैरेक्टर भी बनाना है। हालांकि होता ये है कि हम चाहते सिर्फ उनको वो कैरेक्टर बना देते, लेकिन हम चाह रहे थे कि यार जितने दिन ये ही सही, लेकिन ये एक्टर बन जाए। ये अगर ये एक्टर बन जाएंगे तो कैरेक्टर अपने आप आ जाएगा। तो हमारी कोशिश ये होती है जो भी हमारे साथ बच्चे आते हैं कि हम उनको पहले एक्टर बनाएं। जब एक्टर बन जाएंगे वो तो अपने आप कैरेक्टर करेंगे वो, ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं उसे कॉपी कर दो। तो अब ये रंगमंच का सिलसिला सचिवालय की नौकरी से इतर शुरू हो चुका था। हाँ, अब आपने एक्टिंग और डायरेक्शन भी शुरू कर दिया जी था। जी। और मैं अब फिर उसके याद बाद- दिला दूं दर्शकों को कि जिया भाई इतनी फिल्मों, इतने अब जाने पहचाने चेहरे हैं, इतना थिएटर में कर चुके हैं, मतलब एक दशकों हो गए हैं, और कोई बगैर किसी हाँ, प्रशिक्षण के। तो ऐसा भी हाँ। मत समझिए कि आप एनएसडी या बीएनए या नहीं, फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं गए आपके हैं। तो आपके लगन, आपका समर्पण, इससे बड़ा कोई प्रशिक्षण नहीं हो सकता। चलिए अब फिर लौटते हैं हम लोग। अब पहले पर फिर ये थिएटर करते करते कैसे फिल्मों का हाँ, कैसे सिलसिला शुरू उसके हुआ? बाद फिर यहाँ पे एक फिल्म बंधु बनी थी बहुत पहले। अभी हाँ। है शायद इसी नाम से संस्था है। पता नहीं अब ये नाम है कि नहीं है। हाँ। तो तब थोड़ा सा लोग आकर्षित हुए यहाँ लखनऊ में शूट करने के लिए। अच्छा। हाँ, सब्सिडी वगैरह कुछ इस तरह हाँ, के तो चीज़ें अब भी। जब फिल्में आना शुरू हुई तो फिर उसमें ऑडिशन होते थे। तो इत्तेफाक ये था कि जितने भी ऑडिशन होते थे उसमें सेलेक्ट होते थे और फिर फिल्में। पहली फिल्म मैंने जो इस तरह से की थी वो एक फिल्म थी मोहनदास। आपने एक दिन अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात में आपने कहा था ना कि ज़्यादातर जो है वो फेस्टिवल की फिल्में हैं। हाँ, तो वो भी शुरुआत ही फेस्टिवल से ही हो गई थी उसकी मेरी। अलग याद। वो मोहनदास, उदय प्रकाश जी की स्टोरी उदय पे था। प्रकाश जी की कहानी में जिक्र अगली लाइन हाँ। में आपने मेरी ले हाँ। ली। उदय प्रकाश जी की कहानी पे जो हाँ, बनी थी, वो हंस में छपी थी वो कहानी। हाँ, और वो मजहर कामरान थे। हम्म, वो सत्या में उनके कैमरामैन थे राम गोपाल वर्मा के। उन्होंने डायरेक्ट की थी वो फिल्म। इस फिल्म के बारे में मैंने सुना था लेकिन मैं देख नहीं पाया जी, ऐसा हाँ। बहुत अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैंने कहानी पढ़ी है। हाँ, बहुत मोहनदास। प्यारी फिल्म थी वो। तो मोहनदास आपका फिल्म डेब्यू था। फिल्म में डेब्यू मोहनदास से था। और उसके बाद से फिर वो
बहुत सारी फिल्में हैं कम से कम, फिर कारवां चलता रहा, फिल्में कारवां चलती चलता रहा। लेकिन अब जैसे जिक्र कीजिए कि जैसे आप बड़ी फिल्मों बड़ी में गए, फिल्मों बड़े में, बजट हाँ, में, रेड में गए, आप पैंथम में हाँ, गए, हाँ, आर्टिकल हाँ, 15 में गए, तो बड़े बजट की जो इसमें फिल्में हैं उसमें हाँ, सबसे पहली फिल्म जो थी वो फैंटम थी। फैंटम वो नाडियाड वाला प्रोडक्शन की थी, कैस कबीर खान जैसे डायरेक्टर थे। हाँ, तो वही हमारा वो तो मतलब कोर बॉलीवुड की फिल्म हाँ, थी वो। मेन बॉलीवुड कोर जो जिसको हाँ, वही कहते हैं कबीर खान। वो मज़ा मैंने देखा। हाँ, वो हाँ, आपको वैनिटी से छाता लगा के अच्छा, जो निकलने वाला जो वो मज़ा मिलता है वो भी पूरा मिला। वही। तो वो मलियालकोटला में और पटियाला जेल के अंदर शूट हुआ था वो मेरा सीन। तो उसको आपको रोल मतलब कैसे, वही कास्टिंग डायरेक्टरों हाँ, के थ्रू कास्टिंग डायरेक्टर उस ज़माने में हनी तिरहन थे। हम्म, अब तो हनी तिरहन बाकायदा एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं, कई फिल्में उनकी आ चुकी हैं। तो उस वक्त वो कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो हनी जी ने हमारा कास्ट किया था उसके लिए। तो उसमें मेरा एक डॉक्टर का रोल था पाकिस्तान का। तो हाँ, डॉक्टर लाहौर के हाँ, डॉक्टर लाहौर के डॉक्टर का था। तो वो करने के बाद जो है वो, अच्छा, वहाँ भी खुशी ये होती थी कि जो डायलॉग लिखा हुआ है हम उसको जब बोलते थे तो कभी डायरेक्टर ये नहीं कहता था कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलिए। तो समझ में धीमे धीमे ये चीज़ हमारी पक्की पुख्ता होती गई कि हमारी अप्रोच सही है। हम लाइन को पढ़ के जो समझ लेते हैं वो वही है जो लेखक ने लिखा है। लेखक की बात को आत्मसात कर लेना, ये तो ये भाई हमारी जिम्मेदारी है ना। हाँ, ये क्योंकि दोनों कोई भी चीज़ होती है लेखक से डायरेक्टर, डायरेक्टर से एक्टर, एक्टर से हाँ, ऑडियंस। वो टीम वर्क है। अगर ये तीनों जगह में अगर एक ही जैसी हो के चली जाए, कहीं कोई उसके अंदर अल्टरेशन ना हो, कहीं से वो विचलित ना हो, तो वो सही मानों में लेखक की बात दर्शक तक सीधे पहुंची। अगर बीच में कहीं से भी कोई कमजोर पड़ गया वहाँ पे, हाँ, वो जितने परसेंट लॉस हो जाता है, हाँ, उतने परसेंट उसकी भावना चली जाती है। बिल्कुल सही बात आपने बिल्कुल कही। बात है, जितना अच्छा एक्टर हो तो वो हमने इसको समझा कि हमको सबसे पहले स्क्रिप्ट को, हर स्क्रिप्ट की एक एक लाइन को ये समझना पड़ेगा कि लेखक ने ये लाइन क्यों लिखी, और उस लाइन में कोई ना कोई ऐसा शब्द होता है जिस शब्द के लिए ही वो वाक्य लिखा गया होता है। हाँ, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उसको महसूस करें। आपने ये बात ऐसी कही जैसे मतलब आपने लेखक, ये बात लेखक समझते हैं। हाँ, कई बार एक्टर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हाँ, लेखक कई बार नहीं पूरा तो पैराग्राफ इस बात के लिए लिखता है कि हमको ये बात कहनी है। एक्टर की बहुत गजल लिखने वाले भी पूरी जी। गजल इसलिए लिखते हैं हाँ, कि उनको आखिर में हाँ, एक बात कहनी होती है। तो ये एक एक्टर की जिम्मेदारी है, अगर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक्टर की, कि वो सिर्फ रट के सुनाएगा नहीं, उसको ये समझेगा। जब जिस वक्त आप समझ लेते हैं ना अनुराग भाई, फिर आपको एक्टिंग करनी ही नहीं होती। आपके दिमाग में ये आता ही नहीं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। आप उस वक्त जो भी बोलेंगे वो अपने आप वही होगा जो आपने महसूस किया है। चलिए, मैं एक सवाल अभी आपसे इस बात पे पूछ लेता हूँ कि जब आप ये उड़ान वाला करीब 80 मेरे ख्याल से 82-83 की बात तो रही होगी, या थोड़ा बाद की बात है? नहीं, 89, हाँ 89, सॉरी, 90 के दशक से थोड़ा पहले ही आया था। हाँ, और उसी समय मतलब उससे थोड़ा पहले थिएटर तो आप कर ही रहे थे। हाँ, तो वो पैरेलल सिनेमा का भी पूरा दौर आ रहा था, ओम पुरी, नसीरुद्दीन अरे शाह, वो उसने तो हमको बहुत, मतलब आप उसने कभी इंस्पायर नहीं किया कि जाना चाहिए बम्बई? हम लोग भी उसी तरह के लोग हैं। बहुत दिल चाहता था, बहुत दिल चाहता था। हर फिल्म में ये मैं जब भी कोई फिल्म देखते थे तो उसमें अपने आप को भी शामिल करते थे कि अगर हम होते तो इसमें ऐसे होता। हाँ, लेकिन वही नौकरी है। हाँ, वो नौकरी थी। वो शायद जो वही अंदर जो एक आग थी अंदर जो आक्रोश, ओमपुरी के आक्रोश वाली जो आग थी, वो चीख अभी तक निकल नहीं पाई, वो अभी भी अंदर है। हाँ, वो मैंने इसलिए पूछा कि डेढ़ इस्किया में आपने नशीर भाई के साथ काम किया है, नसीरुद्दीन शाह के साथ काम किया है, तो मुझे उससे वो याद आ गया कि उनके साथ काम किया है मैंने। ओम जी के साथ एक उनकी आखिरी फिल्म थी, उसका नाम था राम भजन जिंदाबाद, बाद में उसका नाम हो गया ओम प्रकाश जिंदाबाद, क्योंकि ओम जी का नाम ही, कैरेक्टर का नाम ओम प्रकाश था। अच्छा। और बाबर एक फिल्म थी, उसमें भी ओम जी के साथ किया। बाबर में ओम जी थे। लेकिन डेढ़ इस्किया तो मैंने देखी भी है। और तो फिर उसके बाद फिर ये आपकी कैसा रहा अनुभव नसीर भाई के साथ काम करने का? नसीर भाई के साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव ये रहा कि यहीं लखनऊ में शूट हो रहा था, तो हम लोकल एक्टर थे। तो हम लोकल एक्टर के लिए बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम लोग बहुत डरे हुए होते हैं, और ख़ासकर जब सामने हमारे कोई स्टार होता है या बड़ा आदमी होता है, तो
पहली हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि यार कहीं से एक कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती नहीं होनी चाहिए, और जब एग्जामिनर इतना बड़ा हो तब तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और नसीर भाई के सामने एक्टिंग करने में सबसे बड़ा मेरा था कि आज खुल के सामने आ जाएगा कि हम जो करते हैं वो एक्टिंग है या नहीं है। ऐसी ये भी रहता है कि इतना बड़ा एक्टर हाँ, है तो ये मतलब कैसे आज हमको appreciate करता है। आज हमको या तो टिक हो जाएंगे या क्रॉस हो जाएंगे। हाँ, और अपने हाँ, में भी लगता है कि अगर अच्छा तो हमें याद है कि हम वहाँ पे बैठ के अपने डायलॉग्स याद कर रहे थे, और आर्ट डायरेक्शन वाले सब वो लगा रहे थे। 1.5 इसकी में। हाँ, आर्ट डायरेक्शन वाले सब वो सब दुकान ठोका सजा पीटी रहे थे, कर ठोका रहे पीटी सब चल रही थी, आवाज़ आ रही थी। हम्म, तो मुझे अचानक एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि विल यू प्लीज़, आप लोग ये बात धीरे धीरे भी कर सकते हैं। तो जब मैंने पलट के देखा तो जितनी हमारी आपकी दूरी, इतनी दूरी पे नसीर साहब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनका सीन हो चुका था, अब ये सीन होना था, ऊपर आके बैठ के पढ़ रहे थे। तो जाहिर है जब मैंने देखा तो आंखें चार हुई, तो सलाम दुआ हुई। तो उन्होंने पूछा आप ये कर रहे हैं? मैंने जी क्या ठीक ठीक। आप ज़्यादा बात मैंने भी नहीं की। फिर उसके बाद जब पहला हमारा जो हमारी उनकी जो रिहर्सल हुई, तीनों लोग की, हमारे अरशद वारसी नसीर साहब की रिहर्सल हो गई, उसमें भी कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, उसमें एक शब्द था कि वो उर्दू उसमें बहुत इस्तेमाल हुई थी। हाँ, 1.5 इसकी में हाँ, बहुत और बड़े अलग अलग शब्द उर्दू के लाए गए थे। कठिन शब्द उर्दू हाँ, के, मतलब कठिन क्या, जो हाँ, प्रचलित नहीं है, हाँ, उन शब्दों को लाया गया प्रचलित था। शब्दों के लिए। तो टिकट हाँ, टिकट इंतज़ारी। हाँ, तो इत्तेफाक से उसमें वो कहते हैं कि नवाब साहब पैसे चड्डी में छुपा के रखें। तो मैं एक किसी को कहता, अरे भाई जुम्मन मियाँ, जरा नवाब साहब को उसमें लफ्ज़ था पखाना। तो मुझे कहा यार पखाना कहना अच्छा नहीं लगेगा, लखनऊ के आदमी है। तो हमने नवाब साहब को ज़रा बैतुल खला ले जाइए। तो रिहर्सल में हो गया। अच्छा, तो अभिषेक चौबे कह रहे हैं कि अभी आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? डायरेक्टर तो साहब। हाँ, तो मैंने कहा बैतुल खला यूज़ किया था, टॉयलेट की जगह। नसीर साहब ने कहा मैंने खुद कई साल बाद ये लफ्ज़ सुना। उन्होंने कहा, नसीर ने कहा नहीं है, एप्रोप्रिएट वर्ड है, यही वर्ड ही है। वर्ड है। उन्होंने कहा फिर ठीक दिया भाई, रखिएगा इसको आप। फिर हमने भाई इसीलिए मैंने बोला था कि मैं इसे यही रखना। हाँ, फिल्म में रहा भी। तो ये अच्छा हुआ कि वहाँ से मनोबल और बढ़ा मेरा। नसीर साहब ने मतलब माना कि और आप नसीर अच्छा साहब ने एक अच्छी बात ये की, जब एक सीन हमारा हुआ एक एंगल से, तो उन्होंने कहा आप थिएटर करते हैं? मैंने कहा जी। क्या आप अच्छा थिएटर करते हैं? तो जो बड़ी हम बात कर है। रहे थे, तो हमारे उसको जो है उस पर मजबूती प्रदान की एक तरह से, मुहर थी एक तरह से, मुहर लग गई कि आप। नसीर साहब भी फिल्मों के लिए तो जाने ही जाते हैं। एक आध थिएटर मैंने उनके मुंबई में देखे, मुझे भी लगता है थिएटर वो बहुत अच्छा वो भी करते हैं। बेशक बेशक और बेशक। थिएटर के लिए देखिए फिल्मों में तो आदमी की हाँ। कला कभी निकल के बहुत कम आ पाती, बहुत कम ही चीज़ें हैं जो निकल पाती हैं। तो थिएटर सही मानों में, देखिए थिएटर जो है वो दरअसल क्रिकेट का टेस्ट मैच है। फिल्में जो हैं वो वनडे हैं, और ये जो आजकल सीरियल वगैरह बन रहे हैं ये सब आईपीएल है। 2020 हाँ, 2020 है, आईपीएल है। 2020 टेस्ट मैच में आपको क्लासिकल बैटिंग मिलेगी, सही शॉट मिलेगी, वहाँ पे बॉलर की स्विंग पे ताली बजेगी। आईपीएल में कभी बॉलर की स्विंग पे ताली नहीं बजती। फिर तो ये सिलसिला जैसा आप चल ही निकला। आर्टिकल 15 में एक छोटी सी भूमिका आपकी थी जी, लेकिन बड़ी सशक्त भूमिका थी। हाँ, डायलॉग्स आपके पास मेरी बड़े अब तक की सबसे अच्छी फिल्म मुझे लगती है। और हाँ, आर्टिकल 15, और वो जोन मुझे पसंद भी है, और वो नए तरह से बड़ा क्रिटिकली एक्लेम्ड भी थी। जी जी। तो उसमें बहुत सारे सीन भी आपके चर्चा में रहे, और बहुत हाँ। और दूसरी भी रही थी। एक उसका जिक्र कर दीजिए, उस वाकये का, जो वो पुणे नागपुर पुलिस ने एक मीम बना था जिसमें हाँ, वो ट्विटर पे वो एक उसका समय था, बहुत चलता था। वो उसका था गुलाबो सिताबों में। गुलाबो सिताबों अच्छा, में। गुलाबो सिताबों की बात करें तो मैं बताऊं आपसे, गुलाबो सिताबों में मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, तो ये हुआ कि आपका डॉक्टर क्या कैरेक्टर के लिए हुआ है। मैं ठीक था कि डॉक्टर का है। तो जब मैं गया वहाँ पे शूट के दिन, तो 3 बजे थे करीब, तो मुझे बताया गया कि आप पहले डायरेक्टर साहब से मिल लीजिए, बुला रहे हैं आपको। तो मैं वैनिटी से उनके पास गया, वहाँ गया तो डायरेक्टर साहब सुजीत सरकार जी। तो आयुष्मान पीछे से आ गया। आयुष्मान ने मुझे कंधा ये कहेंगे, जिया भाई हैट्रिक हो रही है हमारी आपकी। और ये इत्तेफाक था कि आर्टिकल 15, हाँ, उसके बाद फिर बाला के बाद ये गुलाबो सिताबो, ये हमारी उनकी हैट्रिक फिल्म थी। लगातार तीनों फिल्म हमने ना एक साथ कल मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मुझे लगा कि आयुष्मान के साथ काफ़ी काम किया आपने। तो उसके बाद फिर सुजीत साहब ने कहा कि आप जो हैं वो डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है।
और आपके पास क्या कह सकते हैं, अगर कोई पूछे आपसे कि मरीज़ की क्या तबीयत है, क्या है, तो मतलब बाद में कोई आप पे क्लेम ना कर सके, तो कोई अनसर्टेन जवाब हो जो काम भी हो जाए और जवाब भी हो जाए। तो हमने कहा भाई ऐसी हालत में तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो कहा बस ठीक है, आप यही सेंटेंस रखिएगा, जब भी आपसे वो कुछ भी पूछेंगे आप यही कहिएगा, हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, वो हाँ, कह नहीं हाँ, सकते। तो 3 मरतबा। हाँ। अच्छा, तो मैं समझ रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं अपना कुछ कह नहीं सकते, तीनों मरतबा से अलग-अलग उसमें कह के अपना निकल गया। उसके बाद फिर एक दिन फिर हमारे पास फ़ोन आया कि कल आपका शूट है। अब फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो वैनिटी में देखा कि आज बजाय सफ़ेद कोट के काला कोट टंगा हुआ है। तो मैंने कहा भैया ये काला कोट किसका है? हमारा तो सफ़ेद होता है। डॉक्टर का नहीं सर, आपका वकील का है। हमने नहीं भाई, हमने डॉक्टर का रोल किया, कंटिन्यूटी मेरी डॉक्टर की, वकील की कहाँ से करें? तो उन्होंने कहा कि सर आपको जाइए बात कर लीजिए। फिर गए सुजीत सर के पास, तो उन्होंने कहा कि आप बेसिकली वकील ही हैं, वो तो डॉक्टर बन के आप वहाँ गए थे, इसलिए कह नहीं सकते थे। तो कह रहे मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया था कि मैं नहीं चाहता था कि उस सीन में आप जो है वो डॉक्टर ना हो। तो वाकई वो उन्होंने बहुत सही कहा था, उनका कुछ ऐसा ना करके जाइएगा जिससे लगे कि डॉक्टर हैं, और कुछ ऐसा भी ना करिएगा जिससे लगे कि डॉक्टर नहीं थे। हाँ, वो जो कह नहीं सकते वो तो है। वो उसका जो था, हाँ, नागपुर पुलिस ने एक मीम बनाया था, साइबर फ्रॉड और हाँ, इस कि तरह अगर की कोई चीज़ों के लिए आपसे आपका ओटीपी मांगे तो यू और जस्ट से कुछ कह नहीं सकते। और वो आपका बहुत भी चलती थी क्लिप वो। हाँ, वो कुछ किसान लोग आंदोलन में भी बहुत चलती थी, वो कुछ कह नहीं नहीं सकते। सकते, हाँ, क्या कह नहीं सरकार सकते। मांगेगी, कुछ कह नहीं वो सकते। पॉलिटिकल था और वो हाँ। बिल्कुल तो ऑफिशियली। वो सुजीत जी ने भी उसको रिट्वीट किया था। हाँ, रिट्वीट हाँ, किया था वो, हाँ, और वो बहुत ट्विटर पे मतलब हाँ, बहुत हफ्तों चला था, पॉपुलर जी, रहा था जी। वो, ये था। तो अच्छा तो लगता है ये सब देख के। हाँ, ये और दूसरी बात ये है कि भाई एक एक्टर की ख्वाहिश होती है एज एन एक्टर की नसीर साहब के साथ काम करे, वो मुझे मिल गया। एक एक्टर की ख्वाहिश होती है कि वो अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर के साथ काम हाँ, करे, गुलाबों से ताबों वो पर मुझे मिल गया। गुलाबों से ताबों में यही पूछने वाला था कि अमित जी के हाँ। साथ काम करने का एक्सपीरियंस नसीर अमित साहब के जी साथ के तो साथ पूछ काम लिया। करने का तो बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस था। हम्म, मतलब मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे सामने अमिताभ बच्चन जी हैं, हम्म, बिल्कुल नहीं महसूस हुआ। और ये उनकी तारीफ है कि उन्होंने महसूस होने नहीं दिया। जब वो आए तो पूरे लंबे लंबे आए, अपने पूरे पूरे अपने कद में। तो मैं बड़ा परेशान था कि यार ये और हम दोनों जब एक फ्रेम में खड़े होंगे तो क्या कैमरा टेढ़ा लगाया जाएगा, क्या ये यहाँ है इनका सर, मेरा सर यहाँ है, और कैसे क्या एंगल लगेगा कैमरे का, नीचे से लगेगा मेरा, ऊपर से लगेगा, क्या होगा। मैं और जो कैमरा भी जब लग गया तो हमने यार कैमरा तो यार वैसे ही लगा हुआ यार, ये कैसे क्या होगा, या तो ये आएंगे या तो हम आएंगे। उसके बाद जैसे ही शॉट शुरू हुआ उसके बाद जो दोहरे हो गए, अपने से आधी हाइट पे हो गए झुक के, मैंने कहा यार ये तो मैं भूल ही गया था कि ये बूढ़े हैं। और वाकई, और सबसे अच्छी चीज़ है कि उनके चलने के लिए वहाँ पे कालीन लगा दी गई थी नीचे, वहाँ पे थोड़ा सा कंकड़ी उंकड़ी थी। उसकी तो ज़्यादातर शूटिंग लखनऊ में ही हुई थी। तो जिस बिल्डिंग में कराया था टूटी हुई बिल्डिंग थी, तो वहाँ कंकड़ी थी छत पे जिस पे बरामदे में चल रहे थे, तो वहाँ कालीन बिछा दी गई थी। अच्छा, ताकि असुविधा ना हो। हाँ। तो अच्छा, जब जैसे ही वो चले, कह रहे यार ये क्या बिछा दिया भाई, हटाओ, ये सब 5 स्टार की फीलिंग आती है इससे। कहा नहीं सर वो टूटी है। अरे ठीक है यार, चलो नंगे पाँव भी चल लेंगे उसके ऊपर, चलो, लेकिन ये हटाओ। तो ये सही लगा बात है, मुझे, 5 स्टार की फीलिंग होने पे हो सकता है किरदार का कुछ हाँ, तो मूड ही वो बदल मतलब जाए। ये लगा कि हाँ, ये देखिए माइन्यूट भाई ऑब्जर्वेशन है। इतने बड़े सुपरस्टार हैं, एक फिल्म में एक शॉट में पैदल चलने में कौन पकड़ पाएगा कि ये जो है वो उस पर चल रहे थे कि कालीन पे चल रहे थे। लेकिन उनको मालूम था कि हो सकता है ये चीज़ दिख जाए। हाँ, तो देखी जाए और मन में जो भाव अपने अंदर तो आ जाएगी। मन में जो भाव आ जाते हैं वो भी शायद उन्होंने सोचा हो कि मन में भाव आएंगे, चेहरे पे आएंगे, चेहरे पे आएंगे, एक्टिंग में नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। ये आएंगे। तो अब फिल्मों में इतने सारे में एक फिल्म का जिक्र मैं करूंगा जो मतलब आपकी फिल्में जो मैंने देखी है उसमें मैंने कहा था कि फेस्टिवल में बहुत तो नहीं देखा, फेस्टिवल सर्किट का आपका सिनेमा की, मैंने एक फिल्म आपकी देखी है शू बॉक्स। जी। तो वो सिंगल स्क्रीन थिएटर में एक प्रोजेक्शनिस्ट की जो कहानी है, अब तो उसके मतलब किरदार रहे हैं जी। तो वो किरदार तो आपने जिया ही है, लेकिन उसके बहाने चूंकि मैं लखनऊ पर थोड़ी बात करना चाहूँगा कि लखनऊ में जो लखनऊ को तो आप बहुत दिन से देख रहे हैं, इतने दिन से, और बहुत बदलता हुआ लखनऊ देखा ही होगा, चारे चौक, हजरतगंज सब बदलते हुए। तो सिंगल स्क्रीन थिएटर पर मुझे फिल्म का भी बताइएगा थोड़ा सा, और लखनऊ में कैसे कैसे बदले और कोई किस्सा
आपके यार दोस्तों के साथ सिंगल थिएटर का, बताता हूँ। क्योंकि वो एक बड़ी नॉस्टैल्जिया है, एक बड़ी हाँ। बहुत सारी पीढ़ी के लिए। देखिए सिंगल स्क्रीन थिएटर लखनऊ के तमाम शहरों में हाँ, बहुत सारे थे। बंद होने लगे थे 90 के हाँ, आसपास। बंद होने लगे थे। हम्म, और सिंगल स्क्रीन थिएटर पे एक ज़माने में आपको याद होगा सरकार ने एक चलचित्र निगम बनाया था। हम्म, तो चलचित्र निगम के सिनेमा हॉल अपने थे, हम्म, तो वो एक अच्छी पहल थी जो हम्म। सिंगल स्क्रीन, अगर वो चीज़ आगे बढ़ती रहती वो योजना, तो शायद सिंगल स्क्रीन थिएटर चलते रहते। क्योंकि जो टिकट का दाम होता है सबसे बड़ी कहानी वहीं पे। देखिए हर चीज़ आर्थिक रूप से है। सिंगल स्क्रीन थिएटर जो है वो जिस ऑडियंस के से चलते थे वो बात समझ गया वो सर। ऑडियंस अब नहीं। वो लखनऊ के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का जलवा, जैसे मैंने नावेल्टी में नॉवेल्टी वहाँ है, पर कर रहा था, मेफेयर था। तो मुझे वहाँ के मैनेजर साहब, जनरल मैनेजर साहब बता रहे थे कि कोई भाई थे, दो वो अपनी सीट हमेशा बुक रखते थे। ऐसी बहुत सारी हाँ, कहानियाँ मिलती अब मैं हैं। आपको बताऊं, और मुझे मैं आपका जो रोल था कि प्रोजेक्शन होता था पहले पुराने तरीके हाँ। से, जो जब रील्स वाला मैं ज़माना आपसे था। बताऊं, मैंने इस शू बॉक्स के लिए डायरेक्टर ने हमारे वहाँ पे गुड़गांव में एक 15 दिन की वर्कशॉप रखी थी। और वहाँ बाकायदा एक मशीन उन्होंने मंगाई थी। और उनका, हमारे डायरेक्टर का ये कहना था कि आपकी उंगलियां चलनी चाहिए, ये नहीं आप स्विच पीछे आपने किया स्विच ऑन हो गया। मतलब ये है, आपको सारी चीज़ें आपकी रटी हुई है, आपने यूँ किया ये किया, मतलब ये आपको देख के नहीं करना है, आप देख इधर रहे कर इधर रहे, सब होता जाएगा। तो उसके लिए वो मैंने पूरा वो मशीन चलाना सीख लिया। मैंने उनसे कहा तुमने मुझे यार वो हुनर सिखा दिया जो अब ख़त्म होने वाला है। हाँ मैं उस फिल्म को देख के, मतलब मैंने आपसे अलग से जिक्र किया ये इस बात का इसीलिए कि मुझे वो फिल्म देख के इलाहाबाद में पैलेस थिएटर में एक प्रोजेक्शनिस्ट थे, तो वो उनका जहाँ पर वो बैठते रहे होंगे उसकी तरफ उनका कुछ इंटरेस्ट रहा होगा, तो थिएटर की तरफ इस तरफ बैठते थे। और मैं अक्सर सिगरेट पीते रहते थे शो छूटने के बाद या जब भी उनको समय मिलता हो, और मैं उनका कॉन्फिडेंस, उनका मैनरिज्म और उनका स्टाइल, वे दुनिया से बेपरवाह, पूरा इलाहाबाद नीचे से गुजर रहा है और वो आदमी वो अपने मस्त है, सिगरेट पी रहा है, उसको किसी से नहीं है। तो वो जलवा मतलब था कि लगता था कि मैं फिल्म चलाता हूँ। हाँ, वैसे तो सलमान खान की फिल्म भी चल रही हो तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा। तो वो फिल्म देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अभिनय के लिए भी आपको शुक्रिया। थैंक यू। बातें तो आपसे बहुत लंबी चल रही हैं, और लेकिन समय का कुछ कायदा होता है, उसमें बंधे रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हो, रंगमंच में कर रहे हो, और फिर बाकी रंगमंच में एक नाटक हमने विजय तेंदुलकर का ही अभी लेटेस्ट किया था। अच्छा चलिए, इसको बढ़ाने से पहले हमको जरा छोटा सा संक्षिप्त में बता दीजिएगा। विजय तेंदुलकर का जिक्र कई बार आ गया। हिंदी में ये रंगमंच में समस्या दिल्ली बम्बई सब कहीं है कि हिंदी में क्या नहीं लिखे जा रहे हैं। हमको मराठी से, विजय जी तो खैर बहुत बड़े लेखक हैं। देखिए हिंदी में नए नाटक जो भी लिखे गए हैं उसको हमारे रंगमंच वाले अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये समस्या वो है। नहीं कर रहे हैं। वो और विजय जी ने सोच के ही लिखा कि जो पुराने नाटक हैं वो उसी से बंधे रहना चाहते हैं, उस लीक से हटना नहीं चाहते। और नाटक भी हिंदी में जो है वो जो पुराने नाटक हैं उससे कोई नहीं हटना चाहता। वो पहचान बनाना चाहते हैं कि साहब मैंने तुगलक किया, आधे अधूरे मैंने आधे अधूरे कर दिया। हाँ, मैंने अनिल बर्वे का थैंक यू मिस्टर गिलार्ड किया। वो स्टेटस है, सिंबल है, का एक दिन कर दिया, आषाढ़ का एक दिन कर। तो उस मतलब वो करना हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो नए लेखक प्रोत्साहित नहीं होंगे, नए लोग नाटक नहीं लिखेंगे। नाटक किस लिए लिखा जाता है? मंच के लिए लिखा जाता है कि मंच नाटक की पूर्णता। हमारे एक नाटक है आम, शिशिर का लिखा हुआ है, उसका डायलॉग ही है कि नाटक की पूर्णता तो मंच पर जाकर ही होती है। और क्या, अगर मतलब वो कहता है कि चलो यार अच्छा हुआ नाटक तुम्हारा, आज तुमने लिख लिया, तुमने लिख तो लिया है, लेकिन नाटक की पूर्णता तो मंच पर जाकर ही। अगर मंच पे नहीं आया तो फिर क्या नाटक है? तो वो है। तो आप अपनी बात जो कह रहे थे नए प्रोजेक्ट। हाँ, नए प्रोजेक्ट में वो उस नाटक को हमने मंचित किया है और भविष्य के लिए ये सोच रहे हैं कि उसको अलग अलग जगह पे जाके मंचित करें, क्योंकि 2 लोगों का प्ले है वो। अच्छा। कैरेक्टर भी एक आ है एक बा है बस। अच्छा। और कुछ नहीं है। अच्छा। और उस नाटक में प्रयोग हमने ये किया है कि ना तो हम अंधेरे में होंगे ना दर्शक अंधेरे में होगा। हॉल की भी लाइट जलेगी, हमारी भी लाइट जलेगी, जिस लाइट में दर्शक होंगे उसी लाइट में हम भी होंगे। क्या बात है। तो हम वो जो लाइट, मेकअप, म्यूजिक, बड़े बड़े सेट, इन सब चीज़ों से जो हिप्नोटाइज किया जाता है उससे हट के विशुद्ध अभिनय प्रधान, जो कि नाटक का काम है कि नाटक
भाई अभिनय हम मंच पे यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। चलिए, शो होगा तो सर इन्फॉर्म करिएगा, बिल्कुल हम लोग करेंगे, भी देखेंगे बिल्कुल उसको। करेंगे। और सिनेमा का कोई प्रोजेक्ट सिनेमा में बॉम्बे के एक या और हाँ, एक पैरेलल? फेस्टिवल की एक बहुत अच्छी फिल्म है, हम्म, वो अभी मेरे ख्याल से 5% बची है। हम्म, मैं पिछले साल भर से वो कर रहा हूँ, हम्म, साल भर से मैंने उसके अलावा कुछ किया ही नहीं। हम्म, उसमें मैंने भी अपने आप को पहली मरतबा केरिन शेड में देखा है। अच्छा। करीब उसमें मेरी 90% प्रेजेंस है उस फिल्म में। ये फ्रांस की है और मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर वो आ जाएगी और वो फेस्टिवल जाएगी रिलीज़, या इंडिया में शायद रिलीज़ भी नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्शन हाउस फ्रेंच डायरेक्टर भी हैं उसके? नहीं, डायरेक्टर इंडियन? डायरेक्टर इंडियन है, लैंग्वेज इंडियन है, एक्टर इंडियन है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस वहीं का है, फ्रांस का है। हाँ। फ्रांस का है। तो जी साहब, बातें तो चल रही हैं, मैंने बहुत सारे सवाल भी पूछ लिए, समय का मैंने जिक्र किया था। अब मैं एक आखिरी ये सवाल पूछ सकता हूँ कि हो सकता है कि इस समय कम था, कोई सवाल मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो, जो किसी से भी यहाँ के नए थिएटर एस्पिरेंट से, एक्टिंग के एस्पिरेंट से, और यह बहुत सारी आपकी ज़िंदगी एक मतलब इसलिए भी नज़ीर है कि मतलब एक सचिवालय की नौकरी में बंधा रहता है आदमी, बहुत सारे लोग बंधे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने दोनों में संतुलन बना के एक मकाम बनाया, नहीं एक्टिंग की और ये की। देखिए ये है, और जो आप कहना चाहें, जो मैं ना पूछ पाया हूँ, अनुराग आप भाई, कहना। बस आपने अभी जो जिक्र किया मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ कि मैंने 42 साल सचिवालय की नौकरी की और उस नौकरी को मैं ये सोच के करता रहा कि मुझे जिस पद पे था उस पद का कैरेक्टर मिला है। समय अवधि हमारी 10 से लेके 6 या 9:30 से लेके 6 और उसको जो मैं है, पूरी ईमानदारी मैं से उसे करूँगा, पूरी ईमानदारी से करूँगा। तो आप जहाँ भी हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको आप जो भी एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो बस ये है कि ईमानदारी हर जगह रखिए, बाकी सब अपने आप होता जिस मुकाम पे रहो 100% रहो। तो जी सर, आपने बात की हमसे, बोले भारत से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको फिर आएंगे, फिर किसी दिन लखनऊ के थिएटर रंगमंच पे, कभी खत्म नहीं होती हैं। किसी दिन फिर अड्डा जमाया जाएगा, आपके साथ और लोग भी होंगे, और उस दिन लखनऊ के रंगमंच, यहाँ के आर्ट सही है, कल्चर, मैं सोचता हूँ 2-3 लोग हों और खूब जम के बातचीत हो, बातचीत की जाएगी। तो आज के लिए, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। जिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।